मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण भाग 4। जी हाँ, आज हम चौथे भाग में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में, कंप्लीट, शुरू से लगाकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से लगाकर हाई तक सारी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिया शब्द। देखिए, क्रिया शब्द जो है ना, वो क्री धातु से मिलकर बना हुआ है। क्री धातु से मिलकर बना हुआ है। इस क्री धातु का मतलब होता है करना, करना। तो इस प्रकार यहाँ से क्रिया का मीनिंग क्या निकलता है? काम करना, काम करना। तो क्रिया शब्द जो है वो क्री धातु से मिलकर बना होता है, यानी जिस पद से कुछ करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात, और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं ना, उसे क्रिया कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या सिद्ध हुआ कि क्रिया कौन सा शब्द है? एक विकारी शब्द है। विकारी यानी क्या होता है? जो कि चेंज हो जाते हैं, जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम किस तरह का शब्द कहते हैं? विकारी कहते हैं। और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले तो इसकी धातु पूछ सकता है, कौन सी धातु है? तो क्री धातु है। और दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन सा शब्द है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया एक विकारी शब्द है। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, यानी कि किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया जो होता है ना, वो क्या होता है? वाक्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना वाक्य जो है वो अपूर्ण रहता है। ओके, और ये बात मैंने अभी कही कि क्रिया जो है वो सदा कर्ता के लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है जिस वर्ड का नाम है धातु। धातु क्या होता है? धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल रूप, या जिसे हम कह सकते हैं कि क्रिया का मूल अंश भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धातु कहते हैं। और धातु में जब ना लग जाता है तब वो क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे लिख। जैसे मैं बात करता हूँ लिख, तो लिख क्या हो गई? लिख एक धातु हो गई, और जब इसके पीछे ना लग गया तो ये क्या बन गई? ये बन गई क्रिया, यानी लिखना। तो सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ना लगाने पर, धातु के पीछे ना लगाने पर वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ के पीछे अगर मैं ना लगा दूंगा तो क्या बन जाएगी? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और अगर ये पूछ ले आपसे कि ये पढ़ क्या है, तो ये हो जाएगी धातु। जैसे पढ़ हो गई, गिर हो गई, फिर हो गई, चल हो गई, तो ये सब क्या है? धातु है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन की मूल धातु की पहचान। अब एक और वर्ड यहाँ पे आता है मूल धातु। मूल धातु की पहचान आप कैसे करेंगे? मूल धातु, क्रिया के मूल रूप, अर्थात धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष के एक वचन या तू के लिए आज्ञात में ही देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे तू चल हो गया, ठीक है, तो ये आज्ञार्थक रूप में ही आपको इसका मूल रूप मिलेगा। जैसे तू पढ़, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैं वापस समझा रहा हूँ। तू जो है वो क्या है? आज्ञार्थक शब्द है। ठीक है, अब ये चल, अब यहाँ पे तू चलना ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, तू चल, तू पढ़, तू जा, ये इसका मूल रूप है। देखिए, मूल रूप है। अगर मैं इसका जा ना लगा दूं ना यहाँ पे, तू पढ़ने जाना, तो ये नहीं बनेगा। तो तू जा, तू पढ़, तो ये इसका मूल रूप है। मतलब ये इसका सामान्य रूप नहीं है। सामान्य रूप क्या बनेगा? पढ़ना, चलना। ठीक है, तो ये मूल धातु है। मूल धातु में क्या लगता है कि मूल धातु अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए एक वचन तू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर हमें मूल रूप से मूल धातु हमें मिल जाती है। और बाकी जो सामान्य रूप में क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्रिया का सामान्य रूप के लिए क्या करना पड़ता है? ना प्रत्यय हमें जोड़ना पड़ता है। लिख प्लस ना लिखना, खेल प्लस ना खेलना,
तो खाना पीना सोना ये सब क्या है, क्रिया के सामान्य रूप हैं। चलिए यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई कि क्रिया क्या होती है, यानी किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम क्रिया के भेद के बारे में बात करते हैं। भेद, क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। देखिए क्रिया के बहुत सारे भेद हैं। जैसे हम बात करते हैं कि क्रिया के भेद की बात करें तो पहला होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया का पहला भेद होता है कर्म के आधार पर, जिसमें दो तरह की क्रियाएं निकलती है। एक तो होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। उसके बाद सेकंड जो होता है, सेकंड कौन सा होता है, वो होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो प्रयोग के आधार पर जो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं वो हम पढ़ते हैं। क्रिया के जो प्रयोग के आधार पर जो भेद होते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक ये क्रिया के प्रयोग के आधार पर है। उसके बाद संयुक्त क्रिया, ये भी इसके प्रयोग के आधार पर है, संयुक्त भी। उसके बाद है नाम धातु, नाम धातु भी प्रयोग के आधार पर है। नाम धातु। और उसके बाद है कृदंत क्रिया। उसके बाद में देखिए संयुक्त क्रिया के वापस यहाँ पे पार्ट हो जाते हैं। संयुक्त क्रिया के वापस यहाँ पे पार्ट क्या हो जाते हैं, एक तो होती है मुख्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद होती है सहायक क्रिया। इसके बाद हो जाती है संयोजी क्रिया। और उसके बाद हो जाती है रंजक क्रिया। और इनके अलावा जो भी बच जाती है वो सब क्रिया के अन्य भेद है। क्रिया के जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो आते हैं इसके अन्य भेद। क्रिया के जो अन्य भेद हैं वो सब फिर इसमें आएंगे, क्रिया के अन्य भेद, जैसे समापिका हो गई, असमापिका हो गई, ये सब जो है वो इसमें आएगी। तो चलिए, तो हम क्रम वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर की बात करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक ट्रिक में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। देखिए इधर हम लिखते हैं सकर्मक। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और इधर हम लिखते हैं अकर्मक। ध्यान से देखिएगा। देखिए सकर्मक यानी क्या होता है, स यानी क्या होता है साथ में, यानी कर्म के साथ। ठीक है, और अकर्मक यानी क्या होता है, अ यानी क्या होता है रहित, यानी जहाँ पे कर्म नहीं होता है। ये तो होता है साथ में यानी कर्म के साथ, और ये होता है अकर्मक यानी कर्म रहित क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा। अब ये कर्म क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, सिंपल सा वर्ड लेते हैं, राम आम खाता है। एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, राम आम खाता है। देखिए अब इसमें यहाँ पे क्रिया कौन सी है, ये हो गई खाना, खाता। ठीक है, क्रिया में ना लगता है तो ना बोलने में हम ना लगाएंगे, जैसे खाना, तो ये क्या हो गई, ये तो हो गई हमारी क्रिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस क्रिया शब्द से मैं प्रश्न करता हूँ किसको का, किसका प्रश्न करता हूँ मैं, किसको का प्रश्न करता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने प्रश्न किया तो मुझे आंसर क्या मिला, ये मुझे आंसर मिला आम को खाता है, तो मेरा आम क्या हो गया, ये हो गया मेरा कर्म। ठीक है, और कौन खाता है, फिर मैं वापस क्रिया से प्रश्न करता हूँ कौन का, कौन, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, तो कौन कौन खाता है, तो ये खाता है राम, तो राम क्या हो गया मेरा कर्ता, राम क्या हो गया कर्ता। तो देखिए इस वाक्य में कर्ता भी है, सबसे पहले तो कर्ता है, उसके बाद क्या है कर्म भी है, और उसके बाद क्या है क्रिया भी है। तो जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। यानी कि इसमें क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ेगा। एक तरह से डेफिनेशन ऐसे भी ले सकते हैं कि जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ लेते हैं, राम खाता है, राम खाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे
खाता हो कोई क्रिया, पर यहाँ पे किसको खाता है, किसको का उत्तर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कर्ता तो है और सीधा क्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्म का अभाव है। कर्म का क्या है, यहाँ पे कर्म का अभाव। तो कर्म का जहाँ पर अभाव रहेगा वो वहाँ पर हमें कौन सी क्रिया करके आनी है, तो वो हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। तो सिंपल और सरल शब्दों में बात करें कि जहाँ पर कर्म उपस्थित रहता है उसे सकर्म कहते हैं, और जहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं रहता है उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई आपको। और समझाते चलो, और इसको हम लेते हैं और ज़्यादा हम डीप में जाते हैं, सकर्मक अकर्मक के लिए और ज़्यादा हम डीप में जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैं यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, कुआं कुआं भरता है, कुआं भरता है। और एक सेंटेंस में आपके आपके सामने लिखता हूँ, नौकर पानी भरता है, नौकर पानी भरता है। कुल मिलाकर तो इस क्लास से आपकी सकर्मक अकर्मक क्रिया संबंधी सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। तो वीडियो को आप पूरा देखें और इसको लाइक ज़रूर करें। हमारे बेहतरीन प्रयास को आपका बेहतरीन सब्सक्राइब ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कुआं भरता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुआं भरना और होना है, यानी क्या है, सहायक क्रिया है। है को हम होना भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रिया है ये तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कुआं भरता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट काम हो रहा है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक, जिसको अपन कह सकते हैं ऑटोमेटिक। ये वर्ड आप याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा, ऑटोमेटिक। जहाँ पर क्रिया ऑटोमेटिक होती है वो हमेशा कौन सा होता है, अकर्मक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर कोई कर्म करने वाला कोई उपस्थित हो वो कौन सा होगा, वो सकर्मक होगा। कुछ ना कुछ कर्म होना चाहिए। नौकर पानी भरता है, भरना क्या हो गई, भरना हमारी क्रिया है। किसको भरता है, पानी को भरता है, तो ये हो गया हमारा सकर्मक। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सकर्मक। चलिए और सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे और मैं आपको समझाता हूँ, देखिए उसका, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, उसका सिर खुजलाता है, खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे अंतर को। उसका सिर खुजलाता है मतलब वो बैठा हुआ है, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक उसके सिर पर खुजली हो रही है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक का वापस यहाँ पे प्रभाव आ गया। कौन सा प्रभाव आ गया, ऑटोमेटिक का। तो क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है। तो स्वतः जहाँ पे होगी वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अकर्मक की। हम किसकी बात कर रहे हैं, अकर्मक की। अब यहाँ पे देखिए वह अपना सिर खुजलाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वह जो है कर्ता जो है वो कोई ना कोई क्या कर रहा है, काम कर रहा है। किसको खुजलाता है, तो सिर को खुजलाता है। किसको, सिर को। तो अब यहाँ पे सिर क्या बन गया, कर्म बन गया। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक। सकर्मक। तो दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने बताया कि जहाँ पर क्रिया ऑटोमेटिक होगी वो अकर्मक में आप लिखेंगे उसको, और जहाँ पर किसको का आंसर आपको मिल जाएगा तब आप वहाँ पे उसको सकर्मक तुरंत प्रभाव से आप करके आएंगे। और एग्जाम्पल मैं करता हूँ, देखिए और एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि बड़ों के सामने हम लजाते हैं, हम लजाते हैं। लजाना यानी शर्माना, लजाते हैं। ओके। और एक यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऐश्वर्या अपने रूप से सबको लजाती है, अपने रूप से सबको लजाती है, सबको लजाती है, सबको लजाती है। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, लजाता वर्ड ही यूज़ किया हुआ है दोनों में हमने। देखिए
बड़ों के सामने हम लजाते हैं, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वतः ही होता है, स्वाभाविक चीज़ है ये। तो स्वाभाविक शब्द वाक्य जहाँ पे आएगा ना, स्वतः कह सकते हैं, ऑटोमेटिक कह सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सा भाव निकलेगा, अकर्मक का भाव निकलेगा। ओके। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐश्वर्या अपने रूप से सबको लजाती है। किसको लजाती है, सबको लजाती है। किसको का उत्तर मिल रहा है, तो किसको लजाती है, सबको लजाती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सकर्मक का आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतने एग्जाम्पल से समझा है कि सकर्मक और अकर्मक का एक जो तरीका है वो ये भी हो सकता है। चलिए क्रियाओं की बात और करते हैं। अब जैसे मैं और बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। ओके। अब देखिएगा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता कौन है, पक्षी है। कौन उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है। उड़ कौन रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी क्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्रिया जो है वो सीधा कौन कर रहा है, सीधा हमारा काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। अब कहाँ उड़ रहे हैं, इसमें हमें आंसर कहाँ मिल रहा है, कहाँ का आंसर मिल रहा है, किसको का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पर कर्ता सीधा काम करेगा वो हमेशा कौन सी होगी, वो हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक होगी। यह बात आप ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण शब्दों का प्रभाव फिर वहाँ पर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, दादाजी, दादाजी चलते हैं, दादाजी चलते हैं, दादाजी चलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है, ये हमारे दादाजी कर्ता है, और काम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिया हो रही है चलना। जब यहाँ पे कर्ता सीधा क्रिया करेगा या क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो वो हमेशा अकर्मक होगा। अब यहाँ पे भले ही मैं यहाँ पे लिखूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे चलते हैं, तेज तेज चलते हैं, रुक रुक कर चलते हैं, तो इन शब्दों का प्रभाव फिर अकर्मक सकर्मक पे नहीं पड़ेगा, वो अकर्मक ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं बात समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर कर्ता सीधा काम करेगा वो भी हमेशा अकर्मक होगी। ठीक है। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं की बात करें, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल खेले, अच्छा खेल खेले। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। अब यहाँ पे देखिए ये खेल और ये लड़ाइयाँ यहाँ पे भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है ये। उसके बावजूद भी क्या आ रहा है, ये सजातीय कर्म आ रहा है। तो जहाँ पे आप ध्यान रखना कि कर्म के रूप में जहाँ पर वो जो कर्म है अगर वो सजातीय हो जाएगा तो वो सकर्मक बदल जाएगा। तो ये कौन से वाक्य में बदल जाएगा, तो ये सकर्मक में बदल जाएगा। यानी किसको खेले, खेल को खेले, किसको लड़ी, लड़ाइयों को लड़ी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ जब यहाँ पे अब ये इसको हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। और इस कर्म को क्या कहेंगे, सजातीय कर्म कहेंगे, क्योंकि ये कर्म जो है वो क्रिया से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी कर्म जो है वो क्रिया से मिलता जुलता है, मतलब कि इनकी जाति एक ही है, खेल खेल, लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे लड़ लड़। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम कहते हैं सजातीय क्रियाएं। इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रियाएं। और इस तरह के कर्म को हम क्या कहेंगे, सजातीय कर्म। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब जैसे कि अब कर्म एक होते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि सकर्मक और अकर्मक अलग अलग बन जाता है। जैसे मान लो सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक ही बात में समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, सोता आ रहा है पर ये बच्चा सोता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कर्ता ही काम कर रहा है, तो ये कर्मक है। पर जब मैं इसी को ऐसे बोल दूँ अगर कि माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, तो आंसर मिल गया किसको सुलाती है, तो बच्चे को सुलाती है। तब यहाँ पे सोना जो भाव है वो किस में चेंज हो गया, सकर्मक में चेंज हो गया। जैसे सोनू रोता है, ठीक है, तो ये तो अकर्मक हो गया। पर अगर मैं बात करूँ कि शीला सोनू को रुलाती है, तब ये किस में चेंज हो गया, सकर्मक में चेंज हो गया। युवती लजाती है, तो ये कर्मक है। और उसका मुखड़ा चांद को लजाता है, तो किसको लजाता है, चांद को लजाता है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया।
मेरी पेंसिल घिस गई, यानी ऑटोमेटिक काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक हो गया। और मोहन ने मेरी पेंसिल घिस दी, किसको घिस दी, पेंसिल को घिस दी, तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। अब यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड को बोल रहा हूँ, वो है किसको। आप क्या से भी आंसर निकाल सकते हैं, पर अगर आप किसको से रिप्लाई करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। क्या में आप कभी कभी कन्फ्यूज़न में भी फंस सकते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है वो किसको से अगर उसका रिप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, तो अब देखिए और बात करते हैं आगे, उभयविध क्रियाओं की बात करते हैं। उभयविध, उभयविध क्या होती है, उभयविध यानी दोनों में आती है, दोनों में आती है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, वो उभयविध क्रिया ही है। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ खुजलाना, खुजलाना, या खुजलाना दोनों में आएगी, अकर्मक में भी आ सकती है, सकर्मक में भी आएगी। वह उसका सिर खुजलाता है, ये तो अकर्मक हो गया, और वह अपना सिर खुजलाता है, ये सकर्मक हो गया। जैसे ललचाना, दोनों में चलेगी, दोनों में जो चलती है ना, यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कभी अकर्मक में चलती है तो कभी सकर्मक में प्रयुक्त होती है, तो इन्हीं क्रियाओं को उभयविध क्रियाएं कहते हैं। ये दोनों ही रूप में प्रयुक्त होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मेरा मन ललचाया, मेरा मन ललचाया, ललचाया, मेरा मन ललचाया, तो ऑटोमेटिक हो रहा है काम, तो यह कर्मक हो गया। और तुम मुझे मत ललचाओ, तुम मुझे मत ललचाओ, मत ललचाओ, बस सीधी सी बात हो गई, किसको मत ललचाओ, तुम मुझे मत ललचाओ। तो यहाँ पे मुझे कर्म का काम कर रहा है, तो ये सकर्मक हो गया, यानी ललचाना ऊपर भी आया अकर्मक में और ललचाना सकर्मक में भी आ गया। तो इस तरह से ये अकर्मक और ये सकर्मक। जैसे मैं बात करूँ बहुत सारी क्रियाओं की, जैसे उड़ना, उड़ना तो अकर्मक है, पर उड़ाना वो सकर्मक बन जाएगा। जैसे उठना तो उठाना, ये अकर्मक है तो वो सकर्मक बन गया। जैसे मान लो बजना, बाजा बजता है तो ये अकर्मक है, वह बाजे को बजाता है तो ये बजाना हो गया, तो ये सकर्मक बन गया। टूटना अकर्मक है तो तोड़ना सकर्मक है। फूटना अकर्मक है तो फोड़ना सकर्मक है। बिकना अकर्मक है तो बेचना सकर्मक है। छूटना अकर्मक है तो छोड़ना सकर्मक है। पीसना, ये बात ध्यान रखिएगा, देखो पीसना छोटी की मात्रा अगर आती है तो वो अकर्मक में बन सकता है, तो इसका सकर्मक क्या बनेगा, पीसना। ओके, सूखना अगर अकर्मक है तो सुखाना सकर्मक है। उबलना, उबलना अगर अकर्मक है, उबलना तो उबालना, उबालना क्या बन जाएगा, सकर्मक बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जुड़ना अगर अकर्मक है तो जोड़ना क्या बन जाएगा, सकर्मक बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस अभी तक सकर्मक और अकर्मक की बात कही है ओनली। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे कि सभी क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये अकर्मक ही होगी वो सकर्मक ही होगी, वो वाक्य के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसी होती है। वाक्य के अनुसार वो क्रियाएं जो है वो सकर्मक या अकर्मक बनती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मोहन जाग रहा है, मोहन जाग रहा है तो क्या बनेगा, जागना। मोहन करता हो गया और जागना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो क्रिया और इजिकल टू क्या हो गई है, कर्ता। क्रिया है, करता है, कर्म नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अकर्मक वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने केवल सकर्मक और अकर्मक की बात कही है, तो मैं ये समझता हूँ कि अकर्मक और सकर्मक से तो अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं बाकी की सारी क्रियाओं को भी आपको मैं करवा दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मीमांसा के साथ में। धन्यवाद।